वेलकम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी कार्बन कार्बन चक्र के बारे में। अब है दूसरा प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र और इसमें देखते हैं इसकी ट्रिक। जैसे वहां पर देखी थी, यहाँ पर ट्रिक है कि जो हाइड्रोजन है उसके दो समस्थानिक लेने हैं 1H1 और 1H2। फिर हीलियम के लेने हैं 2He3 और 2He4। इस तरह से इसमें बनेंगे चार। ठीक है, चार स्टेप हैं इसमें। तो फर्स्ट देखते हैं इसमें कि 1H1 से कौन बन रहा है। 1H1 से बन रहा है 1H2। तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो यहां पर डालेंगे हम 1H1। नाभिक प्रोटॉन का प्रोटॉन के साथ ही संलयन होगा 1H2। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहां पर कौन निकलेगा बताओ। नीचे 2 करना है तो +1 2 हो गया E0। इसको सेटिस्फाई करना है आवेश संरक्षण का नियम और द्रव्यमान संख्या संरक्षण का नियम। पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो निकलेगा और साथ में यहां पर एनर्जी निकलेगी 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसके बाद सेकंड है 1H2 से कौन बनेगा 2He3। इसको सेटिस्फाई करेंगे तो देखो 1H2 से यहां पर कोई ना कोई संलयन करेगा तभी जाकर 2He3 बनेगा। तो यहां पर आएगा 1H1। कौन आएगा 1H1। तो 2 और He3 ये सेटिस्फाई है, कुछ भी नहीं आएगा तो गामा फोटोन के रूप में यहां एनर्जी निकलेगी और यहां पर निकलेगी एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद क्या होगा 2He3 है, 2He3 से कौन बन रहा है 2He4 बनेगा। तो यहां पर आएगा 2He3 खुद ही के साथ अभिक्रिया करेगा 2He3 के साथ। तो 2 और 2 4 है और 3 और 3 6 है। 2 की कमी यहां है, 2 की कमी यहां है। तो 2 टाइम्स ऑफ 1H1 यहां पर निकल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1H1। ठीक है, इस तरह से यहां पर निकलेगा। और साथ में यहां पर एनर्जी जो गामा फोटोन के रूप में निकल जाएगी और वो निकलेगी 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस तरह से निकलेगी। तो लिखें इसमें प्रोटॉन 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 चक्र की अभिक्रिया निम्न प्रकार से लिखी जा सकती है। प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र की अभिक्रिया निम्न प्रकार से लिखी जा सकती है। पहले तो ट्रिक को लिख दो इसको। प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र की अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से लिखी जा सकती हैं। ट्रिक को लिखो पहले। ट्रिक वहां नहीं लिख के आनी है, बस याद करने के लिए ये। ठीक है, तो 3 अभिक्रियाएं हैं। अब देखो यहां पर इसको थोड़ा और देखो पहले, फिर लिख लेना कि 1H1 + 1H1 1H2 बन रहा है। अब यहां पर इन अभिक्रियाओं को जब हम जोड़ेंगे तो यहां पर इधर हाइड्रोजन ही रहना चाहिए, क्योंकि मेन अभिक्रिया में क्या है हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। तो इधर 2He3 दो आ रहे हैं, जब इनको जोड़ेंगे यहाँ एक 2He3 कटेगा तो इसको हम क्या करें मल्टीप्लाई 2 से कर दें। मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे 2He3 से 2He3 कट जाएंगे। ठीक है, इस तरह से होगा। और यहां पर 1H2 भी 2 हो जाएंगे, तो 1H2 2 हो गए तो वो यहां पर कैंसिल आउट होने चाहिए, तो इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं अभिक्रिया को, अथवा करके लिख दिया। तो 2 टाइम्स ऑफ 1H1 2 टाइम्स ऑफ 1H1 इस तरह से, और 2 टाइम्स ऑफ 1H2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 1E0 पॉजिट्रॉन और 2 टाइम्स ऑफ न्यू। और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स करेंगे तो 0.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना हो जाएगा 2 टाइम्स करने पर। इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 1H2 2 टाइम्स ऑफ 1H1 और इससे कितना बनेगा 2 टाइम्स ऑफ 2He3 2 टाइम्स ऑफ 2He3 प्लस में 2 गामा, और इसका कितना हो जाएगा 11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5.5 का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और थर्ड आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है 2 से, तो 2He3 प्लस 2He3 2He4 प्लस में 2 1H1 और प्लस में गामा प्लस 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना होगा। अब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या होगा 4 तो 1H1 हो गए, 4 1H1 हो गए। इन 4 1H1 से 4 और 2 6 1H1 हो गए। इधर 6 1H1 और इधर कितने 1H1 आ रहे हैं 2, तो इधर कितने बचेंगे 4 1H1 बचेंगे, 4 तो 1H1 बचेंगे। अब देखो 1H2 को देखो 1H2 2 है तो यहां पर भी 2 टाइम्स है, यहां पर भी 2 टाइम्स है 1H2। तो इससे
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे लिखना है इसको और इसको नीचे लिखना है इस तरह से। तो 2 टाइम्स ऑफ इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहां पर कितना बचेगा, 2E0 1E0 प्लस में 2 न्यू और प्लस में 2 गामा इतना बचेगा, और प्लस में इसको देखो 2 1H2 से ये गया, ये कैंसिल आउट हो गए, और यहां पर 2He3 2He3, तो 2He3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इधर तो 1H1 बचा, इससे ये कैंसिल आउट हो गए 2, और इधर बचेगा 2He4, ठीक है, प्लस में 2 ये इतना लिखते हैं इसको। 2 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना पड़ेगा हमें, ताकि उधर केवल हाइड्रोजन ही बचे हमारे पास। तो 4 1H1 मिलकर एक हीलियम का निर्माण करेंगे। गामा कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 2 गामा और ये 3 होगा ना, और सभी सही है। और इनको ऐड करके बताना कितना हो जाएगा, ये 12.8 11 और 0.84, ये हो रहा है 24.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 24.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आएगा, ठीक है। मतलब 2 टाइम्स करने से मतलब क्या रहा, फिजिकली देखो कि मतलब एक बार रिएक्शन हुई, ये वाली रिएक्शन हुई, तो यहां तक ये अपक्रिया एक बार हो रही है तब 2He3 बन गया, एक और बार हुई उससे 2He3 मिला, तो दोनों जो 2He3 मिले आपस में 2 बार अपक्रिया होने से उन दोनों ने संलयन करके किसको बनाया, हीलियम को बनाया, 2He4 को बनाया, ठीक है। ये मतलब रहा। तो इसका हम आरेख बनाएंगे कल की तरह ही, यहां तक कंप्लीट करो पहले इसको। इसको लिख देना यहाँ पर ब्रैकेट में इस तरह से, इसको मल्टीप्लाई 2 से करके फिर उनको ऐड किया है। तो मेन जो रिएक्शन आई है ये आई है, और इसके बाद लिख देना अतः प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में 4 1H1 आपस में मिलकर, अतः प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में 4 1H1 आपस में मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं एवं 24.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 24.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का निष्कासन करते हैं, 24.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का निष्कासन करते हैं। ठीक है, अब इसका आरेख बनाते हैं कल की तरह ही, तो उसको देखें इधर। देखो 1H1 और 1H1 इसको लेना है, तो सबसे पहले 1H1 से स्टार्टिंग करते हैं कि 1H1 है, उसने अटैक किया किस पर, 1H1 पर, ठीक है, इस पर अटैक किया, तो क्या बना हमारे पास, 1H1 ने 1H1 पर अटैक किया, इस अटैक को इस तरह से दिखा दो यहाँ पर, 1H1 अटैक कर रहा है 1H1 पर, तो क्या बना हमारे पास 1H2 बना, और 1H2 बनने के साथ साथ यहां से कौन कौन निष्कासित हो रहे हैं, पॉजिट्रॉन यानी कि ये, और साथ में न्यूट्रिनो, ये निकल गया। इस 1H2 पर अटैक हो रहा है किसका, 1H2 पर अटैक होगा 1H1 का, इस 1H2 पर अटैक हो रहा है 1H1 का, तो यहां पर डाल दिया हमने 1H1 को, इसका अटैक हुआ, और इसने किसको बना दिया यहाँ पर 2He3 को, किसको 2He3 को बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी है वो गामा फोटोन के रूप में रिलीज हो गई, यहाँ पर गामा फोटोन इस तरह से निकाल कर दिखा सकते हो, चाहे रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो अपक्रिया ये हुई, एक अपक्रिया इसमें दोबारा होगी क्योंकि 2He3 दो बार मिल रहा है, तो सेम इसी प्रोसेस को दोबारा लिख देना है कि 1H1 पर अटैक कर रहा है कौन, 1H1, जिससे कि हमारे पास बना 1H2, दोबारा से क्रिया हो रही है, और इस 1H2 पर फिर से अटैक कर रहा है 1H1,
और 1H1 अटैक करने पर यहाँ पर ये चीजें और निकली हैं, न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन +1 E0 इस तरह से निकला। और फिर इस पर फिर इससे भी क्या बना 2He3, क्या बना 2He3। सेम प्रोसेस दो बार हुई है, ये एक बार ये और एक बार ये। अब ये वाला 2He3 है, ये वाला इससे क्या करता है, टक्कर करता है इस तरह से। 2He3 आपस में मिलते हैं और यहाँ पर किसका निर्माण करते हैं, आगे यहाँ पर बना देना इस तरह से, यहाँ पर बनेगा, उसको मैं नीचे बना रहा हूँ तीर के निशान से आगे, यहाँ पर तीर का निशान है उससे आगे लिखेंगे 2He4, यहाँ पर लगाना है उसको, जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ नीचे। ये 2He4 बना, साथ में यहाँ पर क्या निकले 1H1 निकले, 1H1 निकले इस तरह से। बस इस तरह से कंप्लीट करना है उसको, वहां आगे बनाना, कर दो उसको कंप्लीट। इससे आगे लिखना चित्र को बनाने के बाद, चूंकि सूर्य के भीतरी भाग का ताप, चूंकि सूर्य के भीतरी भाग का ताप 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन होता है, चूंकि सूर्य के भीतरी भाग का ताप 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन होता है, एवं दाब 10⁻⁶ ATM होता है, वायुमंडलीय दाब होता है 1 ATM, और उसका कितना गुना है 10 लाख गुना होता है दाब, एवं दाब 10⁶ ATM यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अतः हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित होने के लिए यह ताप एवं दाब उपयुक्त है। अतः सूर्य पर हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने के लिए यह ताप और दाब उपयुक्त है। मुख्यतः सूर्य पर प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र के द्वारा नाभिक के संलयन क्रिया संपन्न होती है, नाभिक की संलयन क्रिया संपन्न होती है। इसके द्वारा जो अभी ये पढ़ा है इसके द्वारा संपन्न होती है, वहां पर प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र के द्वारा संलयन क्रिया होती है, तभी जो सूर्य है लगातार हमें एनर्जी है वो प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि वहां पर पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन है वो लगातार हीलियम में चेंज हो रहा है। तो हम ये कहते हैं कि जो भी है उस पर तारे हैं उन पर 90% तो क्या है हाइड्रोजन और हीलियम, 10% क्या है वहां पर अदर्स हैं, ठीक है इस तरह से। इसके बाद इसमें नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट सेकंड का, नेक्स्ट चैप्टर जो भी चल रहा है आपका, इसमें नाभिकीय अभिक्रिया, सिंपल है, छोटा सा टॉपिक है, इसमें यहां से क्वेश्चन वैसे तो आता नहीं है लेकिन जनरल नॉलेज के लिए हम इसको पढ़ेंगे। नाभिकीय अभिक्रिया मतलब अपक्रियाओं के टाइप किस तरह से हो सकते हैं, जैसे कि आपने दो ही पढ़ी है, एक तो विखंडन अपक्रिया, एक संलयन अपक्रिया, ठीक है इस तरह से। तो यहाँ पर हम प्रत्यास्थ टक्कर, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन, अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, कोई भी नाभिकीय अपक्रिया किसके द्वारा हो रही है, न्यूट्रॉन के अटैक के द्वारा हो रही है, अल्फा कण के अटैक के द्वारा हो रही है, प्रोटॉन के द्वारा हो रही है, किसी भी कण के द्वारा हो रही है या स्वतः हो रही है, किस तरह से हो रही है, उन सभी टाइप्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। नॉर्मल है, यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, लेकिन नॉलेज के लिए हम पढ़ेंगे इसको। तो नाभिकीय अपक्रिया को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, नाभिकीय अपक्रिया यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन, उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी अगर तीव्रगामी कण है, कोई तीव्रगामी जो कण है, कुछ भी हो सकता है,
वो अल्फा हो सकता है, वो प्रोटॉन हो सकता है, वो न्यूट्रॉन हो सकता है, वो ड्यूट्रॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन होता है 1H2, जो भी हाइड्रोजन होता है उसका ड्यूटेरियम बोलते हैं उसको, इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। और इसका जो नाभिक होगा, ड्यूटेरियम का जो नाभिक होगा, ड्यूटेरियम का जो नाभिक होगा वही क्या कहलाता है यहाँ पर? ड्यूट्रॉन कहलाता है। ड्यूटेरियम का जो नाभिक है वही क्या कहलाएगा यहाँ पर? ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन। और अल्फा क्या है? अल्फा वो 2He4 जो होता है उसका नाभिक कहलाता है। हीलियम का जो नाभिक होगा वो क्या कहलाएगा यहाँ पर? अल्फा कण। तो कोई भी तीव्रगामी कण है वो यदि किसी नाभिक के साथ क्या कर रहा है? टक्कर कर रहा है, तो वहां पर वो एक से अधिक उत्पादों में विखंडित हो जाता है या टूट जाता है, विघटित हो जाता है। तो उस प्रकार की रिएक्शन ही क्या कहलाएंगी? न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाएंगी। तो उसके कुछ टाइप्स हैं, उनको देखना है, नॉर्मली है। तो नाभिकीय अभिक्रिया हेडिंग डालकर उसमें लिखें, जब तीव्रगामी कण अल्फा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब तीव्रगामी कण जैसे अल्फा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि किसी लक्ष्य नाभिक से टकराते हैं एवं लक्ष्य नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में विघटित हो जाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल वही लिख सकते हैं जो हमने पढ़ा है कि एक न्यूट्रॉन है, वो किस पर अटैक कर रहा है? न्यूट्रॉन है वो विलम्य यूरेनियम 235 के साथ अटैक कर रहा है, और विलम्य यूरेनियम 235 पर अटैक करने के बाद वो क्या बना रहा है? बेरियम और क्रिप्टॉन, यानी कि 56, इसका 36 इस तरह से, और 0N1, 3 न्यूट्रॉन यहां पर निष्कासित कर रहा है। किस तरह से इस रिएक्शन को लिख सकते हैं आप? लिख दो। अब हेडिंग डालना, नाभिकीय अभिक्रियाओं के प्रकार। हेडिंग डालकर इसमें लिखें, देखो आपने दो प्रकार की टक्करें पढ़ी होंगी 11वीं क्लास में, प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर, और उसमें भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर। तो उसमें फर्स्ट डाल देना प्रत्यास्थ टक्कर, या प्रत्यास्थ यहां पर लिखेंगे उसको प्रकीर्णन। तो उसमें होता क्या था टक्करों में? प्रत्यास्थ में तो संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ये तो हमेशा ही लगते हैं, संवेग संरक्षण का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम। लेकिन प्रत्यास्थ टक्कर के अंतर्गत अगर हम गतिज ऊर्जा पर बात करें, किस पर बात करें? गतिज ऊर्जा, ये तो संरक्षित रहती थी, लेकिन जो दूसरी होती है कौन सी? अप्रत्यास्थ टक्कर, क्या लिख दिया ये? अप्रत्यास्थ टक्कर या प्रकीर्णन। अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन के अंतर्गत क्या होती थी? जो गतिज ऊर्जा है वो संरक्षित नहीं होती, यही था। तो कोई भी अभिक्रिया हो रही है न्यूक्लियर रिएक्शन, यदि उसके अंतर्गत गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो वो प्रत्यास्थ इलास्टिक हो जाएगी, और वो नहीं तो इनइलास्टिक कॉलिजन हो जाएगी या स्कैटरिंग हो जाएगी। तो लिखें इसमें, जब आपतित कण प्रत्यास्थ प्रकीर्णन, हेडिंग डालकर उसमें लिखें, जब आपतित कण किसी लक्ष्य नाभिक से टकराता है, तब इस प्रकार की टक्कर में गतिज ऊर्जा में कोई भी हानि नहीं होती है, तब यह प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहलाता है। गतिज ऊर्जा में कोई भी हानि नहीं होती है, तब यह प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहलाता है। एग्जांपल लिख देना इसमें, 2He4 79 ओरम पर टकरा रहा है, और इसी से 79 ओरम ये बन रहा है, और साथ में 2He4 यही बन गया है। मतलब इसमें गतिज ऊर्जा कोई और भी बन सकता था उत्पाद, मतलब कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी तरफ से भी कोई बना सकते हो, ठीक है। 2He4 पर 79 ओरम, और इसका एटॉमिक नंबर तो 79 और ये 197, ठीक है, 197 इस तरह से द्रव्यमान संख्या होगी इसकी। सेकंड हेडिंग डालो, अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन।
एग्जाम्पल को लिखने के बाद, जब आपतित कण किसी लक्ष्य नाभिक से टकराता है, अप्रत्यास्थ विकिरण में लिखें, जब आपतित कण किसी लक्ष्य नाभिक से टकराता है तो इस टक्कर के दौरान गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। तो इस टक्कर के दौरान गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। अतः इस प्रकार की अभिक्रिया अप्रत्यास्थ अभिक्रिया कहलाती है। अतः इस प्रकार की अभिक्रिया अप्रत्यास्थ अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल लिख सकते हो उसमें कि 2He4 है, हीलियम है, ये कुछ भी बना सकते हो, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं लिखा रहा हूं वही बनाने हैं आपको। कि 2He4 है, Fe56 पर अटैक कर रहा है, तो इस पर क्या होगा, 26 Fe56 है वो एक्साइटेड हो जाएगा और एक्साइटेड प्लस 2He4 इस तरह से रहेगा, और एक्साइटेड से वो डीएक्साइटेड होगा जब पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएगा, यानी कि 26 Fe56 पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएगा और 2He4 है ये, तो साथ के साथ वो किसका रिलीज करेगा, गामा फोटोन के रूप में यहाँ एनर्जी को रिलीज कर देगा। इसलिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो किसके रूप में निकल जाती है, गामा फोटोन के रूप में। देखते हैं इसको एग्जाम्पल को, और एग्जाम्पल को लिखने के बाद लाइन लिख देना, अतः यहाँ ऊर्जा हानि गामा फोटोन के रूप में हो जाती है। अतः यहाँ ऊर्जा हानि गामा फोटोन के रूप में हो जाती है। थर्ड पॉइंट डालना प्रत्यास्थ हो गई, अप्रत्यास्थ हो गई। तीसरी डालना नाभिकीय विघटन अभिक्रिया। तीसरी डाल दो नाभिकीय विघटन अभिक्रिया, और इसमें लिखें नाभिकीय विघटन अभिक्रिया। नाभिकीय विघटन से मतलब कि किसी भी नाभिक का जो विघटन हो रहा है वो नाभिकीय कणों के द्वारा हो रहा है, जैसे कि प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इनसे हो रहा है, या गामा फोटोन से या अल्फा कण से। नाभिकीय विघटन अभिक्रिया में लिखना, इस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक नाभिक आपस में टक्कर करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक नाभिक आपस में टक्कर करते हैं, परिणाम स्वरूप दो या दो से अधिक नाभिक बनाते हैं। परिणाम स्वरूप दो या दो से अधिक नाभिक बनाते हैं। फर्स्ट लिखना प्रोटॉन द्वारा विघटन, कि कोई भी प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी क्या होता है, 1H1 एक नाभिक ही होता है, तो प्रोटॉन द्वारा विघटन, इसमें दो नाभिक आपस में मिलेंगे, टक्कर करेंगे और उससे विघटन होगा। फर्स्ट हेडिंग इसी में डाल देना, प्रोटॉन द्वारा विघटन, और लिखें इसमें लिखें जब एक प्रोटॉन किसी लक्ष्य नाभिक से टकराता है, जब एक प्रोटॉन किसी लक्ष्य नाभिक से टकराता है, तब यह उत्पाद नाभिक के अतिरिक्त उत्पाद नाभिक के अतिरिक्त अल्फा कण या ड्यूट्रॉन, ब्रैकेट में लिख देना, ड्यूट्रॉन के में 1H2 का नाभिक, जो 1H2 होगा उसका नाभिक क्या कहलाता है, ड्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम का नाभिक ही ड्यूट्रॉन कहलाता है। अल्फा कण या न्यूट्रॉन में से किसी एक कण को उत्सर्जित करता है, देखो इससे ये अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर 8 ऑक्सीजन 16 बनता है। 9F19 से अगर 1H1 अभिक्रिया करेगा तो 8 ऑक्सीजन 16 बनेगा, और यहाँ पर कौन सा कण निकलेगा उसको निकाल सकते हो आप आवेश संरक्षण और द्रव्यमान संकेत संरक्षण के नियम से। 10 है, इधर 8 है, यहाँ पर 2 की कमी है, और यहाँ 20 है, यहाँ पर 4 की कमी है, तो 2He4 बनेगा वो, ठीक है, अल्फा कण। लिख दो इसका एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 लिखो। यहाँ पर 11 यानी 23 पर
किस पर 11 Na23 पर कौन अटैक कर रहा है 1H1 ही अटैक कर रहा है, तो यहां पर बनेगा 12 मैग्नीशियम और इसका द्रव्यमान संख्या जो होगी वो 23 होगी, 12 मैग्नीशियम 23, और इसको आप सेटिस्फाई कर सकते हो 12 नीचे है ऊपर 1 की कमी है तो 0N1 न्यूट्रॉन हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से कोई भी आपके लिए अपनी तरफ से बना सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल याद नहीं रखने हैं आपको कि जो लिखा है वही लिखने हैं, अपनी तरफ से कुछ भी बनाकर लिख सकते हो। बी लिखना ड्यूट्रॉन द्वारा विघटन, ड्यूट्रॉन द्वारा विघटन यानी 1H2 के द्वारा विघटन। सेकंड इसी में ही है, नाभ की विघटन प्रक्रिया में लिखें इसमें देखें, जब एक ड्यूट्रॉन लक्ष्य नाभिक से टकराता है, जब एक ड्यूट्रॉन लक्ष्य नाभिक से टकराता है जब एक ड्यूट्रॉन लक्ष्य नाभिक से टकराता है तब यह उत्पाद नाभिक के साथ साथ एक अन्य कण का भी उत्सर्जन करता है, तब यह उत्पाद नाभिक के साथ साथ एक अन्य कण का भी उत्सर्जन करता है। तो ये कौन रहा यहां पर ड्यूट्रॉन रहा, तो ड्यूट्रॉन किससे कर रहा है 6C12 पर अटैक कर रहा है, तो 7N13 में चेंज हो जाएगा और साथ में न्यूट्रॉन इस तरह से निकलेगा। लिख दो इसको और सी हेडिंग डालो। इसके बाद फिर अल्फा कण के द्वारा विघटन, किसके द्वारा अल्फा कण द्वारा विघटन, मतलब किसी भी नाभिक पर अल्फा कण है वो अटैक करेगा। देखो, जब एक अल्फा कण लक्ष्य नाभिक से टकराता है, जब एक अल्फा कण लक्ष्य नाभिक से टकराता है तो उत्पाद नाभिक के साथ साथ एक अन्य कण का भी उत्सर्जन करता है, एक अन्य कण का भी उत्सर्जन करता है, एक अन्य कण का भी उत्सर्जन करता है। लिख दो इसको, रिएक्शंस को। 2He4 है वो 3 लिथियम 7 के साथ टक्कर कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, तो 5 बोरॉन 11 बना रहा है और साथ में गामा फोटोन को क्या कर रहा है वहां से रिलीज कर रहा है। और इसमें डी पॉइंट डालो। उसके बाद न्यूट्रॉन द्वारा विघटन, न्यूट्रॉन द्वारा विघटन लेकिन इसमें जब एक न्यूट्रॉन लक्ष्य नाभिक से टकराता है, जब एक न्यूट्रॉन लक्ष्य नाभिक से टकराता है तो उत्पाद नाभिक के साथ साथ एक अन्य कण का भी उत्सर्जन करता है। 0N1 है वो 13 एल्यूमिनियम 27 पर टकरा रहा है, तो यहां पर एक अन्य कण का उत्सर्जन करेगा 30 एल्यूमिनियम 28, इसका अन्य कण का उत्सर्जन कर दिया और साथ में यहां पर गामा फोटोन रिलीज हो जाएगा। उत्पाद नाभिक के साथ साथ एक अन्य कण का भी उत्सर्जन करता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है नाभिक द्वारा विघटन हो गया। इसके द्वारा फिर इसमें 4th पॉइंट डालो अलग से, नाभिक की विघटन अपक्रिया के प्रकार थे ABCD, वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद 4th पॉइंट डालो फोटो विखंडन। कौन सा फोटो विखंडन? फोटो विखंडन से मतलब फोटोन के द्वारा विखंडन, कि कोई भी फोटोन आ रहा है और वो 1H2 पर किसी भी नाभिक पर अटैक कर रहा है तो इसने 1H1 में चेंज कर दिया और साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पर 0N1 इस तरह से। तो लिखें इसमें फोटो विखंडन में जब एक गामा फोटोन
जब एक गामा फोटोन ड्यूट्रॉन पर आपतित होता है, जब एक गामा फोटोन ड्यूट्रॉन पर आपतित होता है, तब यह अपने घटक न्यूक्लियन में टूट जाता है, तब यह अपने घटक न्यूक्लियनों में टूट जाता है। और अभिक्रिया को लिख दो इसको गामा प्लस 1H2, इससे बनना है 1H1 प्लस 0N1, 1H1 प्लस 0N1। इसके बाद नेक्स्ट इसमें एडिंग है 5 अंश हरण अपक्रिया, अंश हरण अपक्रिया मतलब उसकी कुछ अंश का हरण कर लिया जाएगा, किडनैपिंग कर ली जाएगी एक तरह से, अंश हरण अपक्रिया है। ये अपक्रिया ही डाल दो, किस तरह से अंश का हरण होगा देखो, कि हमारे पास कॉपर है, जैसे ले लिया 29 कॉपर, ठीक है 29 कॉपर है, और इस पर कौन अटैक कर रहा है, 1H2 अटैक कर रहा है, कॉपर पर 1H2 अटैक कर रहा है। तो ये क्या करेगा, 29 कॉपर इसको अट्रैक्ट कर लिया, इसका द्रव्यमान जो संख्या होती है 63 होती है, कॉपर की कौन सी होगी 63। तो इसका 1H1 एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो एक न्यूट्रॉन को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, 64 बन जाएगा ये, और साथ में यहाँ पर कौन बचेगा, केवल 1H1 एक प्रोटॉन बचेगा। इसके एक अंश का मतलब एक में से एक न्यूट्रॉन का इसने क्या कर लिया, हरण कर लिया, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम अंश हरण अभिक्रिया। क्वेश्चन यहां से बिल्कुल भी नहीं आते, हाँ शॉर्ट टाइप में अगर पूछ ले तो पूछ ले, अब तक तो पूछा नहीं है यहां से। जब देखें अंश हरण अभिक्रिया में, जब एक नाभिकीय कण किसी लक्ष्य नाभिक से टकराता है, जब एक नाभिकीय कण किसी लक्ष्य नाभिक से टकराता है, तो लक्ष्य नाभिक आपतित कण के किसी एक घटक का प्रग्रहण कर लेता है, तो लक्ष्य नाभिक आपतित कण के किसी एक घटक का प्रग्रहण कर लेता है, जिसे अंश हरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसे अंश हरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल को लिख दो इसको, अंश हरण क्या, और इसके बाद 5 हो गया, छठवां है नाभ की विखंडन अभिक्रिया, ये आपने पढ़ी है, अभिक्रियाओं के प्रकार ही पढ़ रहे हैं बस इसमें, नाभ की विखंडन अभिक्रिया, इसके लिए आपने मैं यही पढ़ा है कि एक बड़ा नाभिक है जो कि अस्थायी है, उस पर किसी बाह्य परमाणु का या न्यूट्रॉन का अटैक कराया जाता है, विनम्य यूरेनियम 235 पर, उससे किसमें टूट जाता है, ये बेरियम और क्रिप्टॉन में ये विघटित हो जाएगा, ये 56, ये 36 इसका विनम्य होता है और इसका 141 होता है, और साथ में 30N1 तीन न्यूट्रॉन हमें मिलते हैं। तो ये कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, नाभ की विखंडन अपक्रिया। तो 6 पॉइंट डालो नाभ की विखंडन अपक्रिया, और उसमें लिखना जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है, जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है, तो यह अपक्रिया नाभिकीय विखंडन अपक्रिया कहलाती है। और एग्जांपल को लिख देना इसको, एग्जाम्पल कोई भी याद नहीं रखना है, नाभ की विखंडन का तो याद हो ही जाता है, कितनी बार आ गया ये। इसी तरह से नाभ की संलयन है, अगला एग्जाम्पल लिख देना इसको, उसके बाद हेडिंग डाल देना नाभ की संलयन अपक्रिया, और इसमें लिखना जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक बाहरी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो यह अपक्रिया नाभिकीय संलयन अपक्रिया कहलाती है। जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक बाहरी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो यह अपक्रिया नाभिकीय संलयन अपक्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन है 1H2 ड्यूटेरियम लिया था, और इसके तीन ये मिलकर आपस में किसका निर्माण कर रहे थे, 2He4 का, प्लस 1H1 आ रहा था यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें प्राप्त हो रही थी।
तो प्रति परमाणु हम देख रहे थे वो 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वहां पर प्राप्त हो रही थी, वो वाली रिएक्शन हमने यहाँ पर लिखी है, लिख देना इसको। यहाँ पर लैंग्वेज में इस तरह से लिखना, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, हालांकि रिएक्शन में हम अंदर देखते हैं तो एक टाइम पर तो दो ही अटैक करते हैं, फिर उससे फिर दूसरा करता है, सही है, लैंग्वेज मत करो चेंज। अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि 3:1 आपस में संलयन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में स्टार्टिंग तो दोनों में होती है पहले, फिर वो तीसरा बाद में अटैक करता है, ऐसा थोड़ी तीनों एक साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, पहले दो ही नाभिक आपस में करते हैं। जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया कौन सी कहलाएगी, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और एग्जांपल इसको लिख दो, ठीक है। तो अभिक्रियाओं की जो प्रकार है वो कंप्लीट हो गए आपके यहाँ तक। इसके बाद संरक्षण के नियम है, जैसे कि आवेश संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संख्या संरक्षण का नियम, द्रव्यमान ऊर्जा, जो ऊर्जा होती है द्रव्यमान, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा जो समीकरण है E = mc², या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ब्राम द्रव्यमान ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो है इसकी ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ये पढ़ना है, ठीक है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, सभी अपक्रियाओं में ये सभी संरक्षण के जो नियम है वो क्या होते हैं, लागू होते हैं, तो इनको बस नॉर्मली हमें पढ़ना है, ठीक है। उन्हें देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।